Hello everyone, this is Ayat Fatima and you are watching Learning Archive. आज हम क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम टाइटल को अंडरस्टैंड करेंगे। नेशनलिज्म का मतलब है अ फीलिंग ऑफ प्राइड टुवर्ड्स वंस नेशन। इजी वर्ड्स में बोलें तो किसी के मन में देशभक्ति की फीलिंग को हम नेशनलिज्म बोलते हैं। हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है विद अ पेंटिंग। पेंटिंग बाय फेडरिक सोरू। 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट फेडरिक सोलो ने अपने ड्रीम की पेंटिंग बनाई जिसमें उन्होंने वर्ल्ड को विजुअलाइज किया एज डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें अपना रिप्रेजेंटेटिव लोग इलेक्ट करते हैं। रिपब्लिक वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास सुप्रीम पावर होती है। इस प्रिंट में हम देख सकते हैं कि यूरोप और अमेरिका के लोग जो हैं वो मार्च कर रहे हैं टुवर्ड्स द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन है। जमीन पे एब्सोल्यूट सिस्टम के शाटर्ड रिमेन्स पड़े हुए हैं। यहाँ पे लोगों को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू देयर नेशनल कॉस्ट्यूम एंड देयर नेशनल फ्लैग्स। ऊपर हेवन से जीसस क्राइस्ट और साथ में एंजल्स जो हैं वो सीन को देख रहे हैं एंड दे रिप्रेजेंट फ्रेटर्निटी हियर। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। फ्रांस जो था फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से पहले एक कंप्लीट टेरिटोरियल स्टेट था अंडर द कंट्रोल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने फ्रेंच सोसाइटीज में काफी सारे चेंजेस लाए। दीज चेंजेस वर द आइडिया ऑफ ला पार्टे एंड ला सिटोयन वर प्रमोटेड। ला पार्टे का मतलब है द फादरलैंड, ला सिटोयन का मतलब है द सिटीजन। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इन आइडियाज को प्रमोट किया टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग अमंग पीपल। एक नया फ्रेंच फ्लैग ट्राई कलर को चूज किया गया टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। स्टेट जनरल की इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी को नेशनल असेंबली नाम दे दिया गया था। एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को प्लेस किया जो हर एक सिटीजन पे यूनिफॉर्म लॉज फॉर्मुलाइज करते थे। इंटरनल कस्टम ड्यूज एबॉलिश कर दिए गए और वेट और मेजरमेंट का एक यूनिफॉर्म सिस्टम एडॉप्ट किया। फ्रेंच जो थी वो लोगों की कॉमन लैंग्वेज बन गई और जितने भी लोकल डायलेक्ट्स थे वो सब एबॉलिश कर दिए गए। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन की न्यूज बाकी यूरोपियन सिटीज में पहुंची तो लोगों ने जैकोबिन क्लब सेटअप करने स्टार्ट कर दिए गए और नेशनलिज्म का आइडिया यूरोप की बाकी सिटीज में पहुंच गया। चेंजेस बाय नेपोलियन। हमें पता है कि नेपोलियन ने फ्रांस में डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया था और डिक्टेटरशिप स्टार्ट की थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड को नेपोलियन के प्रिंसिपल्स ने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया था। नेपोलियन ने एस्टैब्लिश किया था द सिविल कोड ऑफ 1804 को, जिसको हम नेपोलियन कोड के नाम से जानते हैं। इस सिविल कोड ने बर्थ प्रिविलेजेस को अबॉलिश किया, इक्वालिटी बिफोर लॉ को एस्टैब्लिश किया और राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर किया। ही ऑल्सो एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। नेपोलियन ने पीजेंट्स को सर्वडॉम से फ्री किया। सर्वडॉम इज अ फॉर्म ऑफ बॉन्डेड लेबर जो स्लेवरी के अंडर आता है। टाउन में भी गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया। ट्रेड पे जितनी भी रिस्ट्रिक्शन होती हैं उनको गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस बोला जाता है। और ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को काफी ज्यादा इम्प्रूव किया। द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी यूरोपियन कॉन्टिनेंट की सबसे डोमिनेंट क्लास थी एरिस्टोक्रेसी। ये लार्ज स्टेट्स के ओनर थे। ये लोग फ्रेंच बोलते थे एज अ पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी। इनकी फैमिली एक दूसरे से कनेक्टेड रहती थी बाय द टाइज ऑफ मैरिज। जो पावरफुल ऑटोक्रेसी था वो न्यूमेरिकली एक काफी छोटा ग्रुप था। द मिडिल क्लास। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने एक नया इमर्जेंस देखा सोशल ग्रुप का, द वर्किंग मिडिल क्लास। जब किसी एरिया में काफी ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप होती हैं उसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में 18th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था, लेकिन जर्मनी और फ्रांस में 19th सेंचुरी में आया था। वर्किंग क्लास वाज मेड अप ऑफ बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड प्रोफेशनल्स। जो एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास थे इन्होंने नेशनल यूनिटी का आइडिया काफी पॉपुलराइज किया था। लिबरलिज्म। लिबरलिज्म एक लैटिन वर्ड है, लिबर विच मीन्स फ्री। लिबरलिज्म का मीनिंग अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म का मतलब था फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। पॉलिटिकली लिबरलिज्म का मतलब था कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। इसका मतलब है जो गवर्नमेंट है वो लोगों के कंसेंट से बननी चाहिए, दैट इज बाय इलेक्शंस। इकोनॉमिकली लिबरलिज्म का मतलब था फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड एबॉलिशमेंट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। मतलब लोगों को मार्केट की फ्रीडम मिल जाए और जितने भी गिल्ड रिस्ट्रिक्शन है जो ट्रेड के बीच में बैरियर बन रही हैं वो सब खत्म हो जाए। फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही लिबरलिज्म का मतलब था एंड ऑफ ऑटोक्रेसी और क्लरिकल प्रिविलेजेस, एक कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू अ पार्लियामेंट।
इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन जर्मनी। नेपोलियन की एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जर्मनी 39 स्टेट्स की कन्फेडरेशन में डिवाइड किया था। हर एक कन्फेडरेशन के पास अपनी करेंसी, अपना वेट्स और मेजर का सिस्टम था। अगर एक मर्चेंट 1833 में हैब्सबर्ग से न्यूरमबर्ग अपना सामान बेचने के लिए जाएगा, तो उसको 11 कस्टम बैरियर्स के थ्रू जाना पड़ेगा और हर एक बैरियर पे 5% कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। ड्यूटीज को वेट और मेजरमेंट के हिसाब से चार्ज किया जाता था और हर रीजन का अपना वेट और मेजरमेंट था। इसकी वजह से काफी टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशंस होनी पड़ती थी और एट द एंड मर्चेंट्स को प्रॉफिट की जगह कभी-कभी लॉस हो जाता था। 1834 में कस्टम यूनियन और जोल्वेरिन की फॉर्मेशन की गई एज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ पर्शिया एंड जर्मनी। इस यूनियन ने टैरिफ बैरियर को एबॉलिश किया और जर्मनी के थ्रू जो 30 करेंसीज थी उनको रिड्यूस कर दिया टू 2 करेंसीज। रेलवे की क्रिएशन ने मोबिलिटी बढ़ाई जिसकी वजह से ट्रेड और इजी हो गया। ट्रीटी ऑफ वियना। आफ्टर द डेथ ऑफ नेपोलियन इन द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815, जो यूरोपियन पावर्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, दैट इज ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, वो नेपोलियन यूरोप की सेटलमेंट बनाने के लिए वियना में मिले थे। उन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना साइन की थी। इस ट्रीटी का मेजर ऑब्जेक्टिव था टू अंडू द चेंजेस बॉट बाय नेपोलियन। फॉर एग्जाम्पल, जो बॉर्बन डायनेस्टी थी जिसको फ्रेंच रेवोल्यूशन में डिपोज कर दिया गया था, उसको वापस पावर में लाया गया था और फ्रांस ने जितनी भी टेरिटरीज नेपोलियन के अंडर एनेक्स की थी वो वापस ले ली थी फ्रांस से। प्रूशिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज इन द वेस्टर्न फ्रंटायर और ऑस्ट्रिया को नदर्न इटली का कंट्रोल दे दिया गया। लेकिन जो जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स था वो वैसे का वैसा छोड़ दिया था, उसको चेंज नहीं किया था। इन सब का मेजर ऑब्जेक्टिव था कि मोनार्की को रिस्टोर किया जाए जो नेपोलियन ने डिपोज कर दिया था। 1815 के बाद यूरोप में काफी सारी सीक्रेट सोसाइटीज बनना स्टार्ट हो गई थी। ये सीक्रेट सोसाइटीज रेवोल्यूशनरीज को ट्रेन करती थी टू स्प्रेड द रेवोल्यूशनरी आइडिया। उस टाइम एक रेवोल्यूशनरी होने का मतलब था मोनार्की को अपोज करना। गुजीपी मजीनी एक इटालियन रेवोल्यूशनरी था। इनका बर्थ जेनोवा में 1807 में हुआ था। ही वॉज द मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी। जब गुजीपी मजीनी 24 ईयर के थे, ही वॉज सेंट टू एक्साइल फॉर अटेम्प्टिंग अ रेवोल्यूशन इन लिंगुरिया। इन्होंने दो और सीक्रेट सोसाइटीज को फाउंड किया था, यंग इटली इन मर्सलीज एंड यंग यूरोप इन बर्न। गुजीपी मजीनी का सपना था टू यूनिफाई इटली। द एज ऑफ रेवोल्यूशन। 1830 और 1845 के बीच का जो पीरियड है उसको बोलते हैं एज ऑफ रेवोल्यूशन। इस टाइम पे थ्रू आउट द यूरोप बहुत सारे रेवोल्यूशन होने लगे जिसका इम्पैक्ट एज अ यूरोप होल में पड़ा। सबसे पहला रेवोल्यूशन फ्रांस में हुआ इन 1830। जिस बॉर्बन किंग को पावर में लाया गया था आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वियना, ही वाज ओवरथ्रोन बाय लिबरल रेवोल्यूशनरीज और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को इंस्टॉल किया गया था विद लुइस फिलिप। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें पावर इज विद द मोनार्क, द किंग, लेकिन जो मोनार्क है ही इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट एंड द पार्लियामेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल। Metternich, who is a French philosopher, उन्होंने कहा when France sneezes, the rest of Europe catches cold। इसका मतलब है कि जब भी फ्रांस में कोई रेवोल्यूशनरी इवेंट होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस थ्रू आउट द यूरोप देखने को मिलते हैं। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1821। ग्रीस जो था वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर आता था सिंस 15th सेंचुरी। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी वो 1821 में स्टार्ट हुई। जो ग्रीक के नेशनलिस्ट थे उनको सपोर्ट मिला फ्रॉम द ग्रीक्स हु वर लिविंग इन एग्जाइल और फ्रॉम वेस्टर्न यूरोपियंस। वेस्टर्न यूरोपियंस उनको इसलिए सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि दे सिंपैथाइज्ड फॉर द एंशिएंट ग्रीक कल्चर। फॉर एग्जाम्पल, जो इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन थे उन्होंने काफी सारे फंड्स ऑर्गेनाइज किए फॉर ग्रीक्स और बाद में वो वॉर में लड़ने चले गए वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824। फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 ने ग्रीक को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज किया। रोमांटिक इमेजिनेशन। रोमांटिसिज्म एक ऐसी कल्चरल मूवमेंट है जिसमें लोगों के मन में एक पर्टिकुलर नेशनल सेंटिमेंट जगाया जा सके। रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट साइंस और रीजन को काफी क्रिटिसाइज करते थे। दे फोकस्ड इंस्टेड ऑन मिस्टिकल फीलिंग्स लाइक इमोशन। इनका एफर्ट था कि लोगों के मन में एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग बने। जर्मन फिलोसोफर जुआन गॉटफ्राइड ने कहा कि जो जर्मन कल्चर है वो सिर्फ कॉमन लोगों के बीच में मिल सकता है। कॉमन लोगों को जर्मन लैंग्वेज में डास वॉल्क कहते हैं। फोक सॉन्ग्स, पोएट्री, फोक डांसेस के थ्रू नेशन की जो ट्रू स्पिरिट थी उसको पॉपुलराइज किया। लोगों के मन में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग जगाने के लिए
लैंग्वेज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फॉर एग्जाम्पल, जब रशिया ने पोलैंड को ऑक्यूपाई कर दिया तो पोलिश लैंग्वेज को स्कूल से बैन कर दिया गया था। तो इसी के अगेंस्ट 1831 में पोलैंड के लोगों ने एक रिबेलियन की अगेंस्ट रशिया विच वाज अल्टीमेटली क्रश्ड। लेकिन दैट इज नॉट द पॉइंट हियर। इसका मतलब है कि लैंग्वेज ने लोगों को बाइंड करके रखा एंड टू सेव देयर लैंग्वेज उन्होंने रशिया के अगेंस्ट एक रिबेलियन की। Hunger, hardship, and popular revolt. 1830s was the decade of great economic hardship in Europe. 19th century में यूरोप की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। पॉपुलेशन रूरल एरिया से माइग्रेट होकर सिटीज में आ गई टू लिव इन ओवरक्राउडेड स्लम्स। एरिस्टोक्रेसी तो अभी भी अपनी प्रिविलेजेस को एंजॉय कर रहा था, लेकिन पीजेंट सफर्ड अंडर द स्ट्रगल्स ऑफ टैक्सेस। फूड शॉर्टेज हो गई। फूड शॉर्टेज की वजह से गुड्स के प्राइसेस बढ़ गए और उस टाइम पेरिस में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पेरिस की पॉपुलेशन रोड पे आ गई। क्राइम्स बहुत ज्यादा कॉमन हो गए। एंड में लोगों ने लुइस फिलिप को फोर्स किया टू लीव और नेशनल असेंबली ने फ्रांस को एक रिपब्लिक प्रोक्लेम कर दिया और टू एवरी मेल अबव द एज ऑफ 21 दे ग्रांटेड सफरेज राइट्स। सफरेज इज द राइट टू वोट। इस टाइम पे फ्रांस ने अभी तक वुमेन को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए थे। 4 जून 2 बजे काफी सारे वीवर्स अपने घरों से निकलते हैं एंड दे मार्च टू पेरिस। वो जा रहे थे अपने कॉन्ट्रैक्टर के पास टू डिमांड हाई वेज। वहां पे उनके कॉन्ट्रैक्टर ने उनको थ्रेट से डरा दिया। तो काफी सारे जो वीवर्स थे वो जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्टर के घर के अंदर चले गए। देयर दे स्मैश द विंडोज एंड डोर्स। कॉन्ट्रैक्टर इन सबसे डर गया एंड ही टुक हिज फैमिली एंड फ्लेड टू द नेबरिंग विलेज। जब नेबरिंग विलेज को पता चला कि उसने अपने एम्प्लॉयज को कितना मिसट्रीट किया है, so they refused to shelter such a person. जो कॉन्ट्रैक्टर था he returned 24 hours later एक आर्मी के साथ और उसने वीवर्स पे ओपन फायर करवा दिया। एज अ रिजल्ट 11 वीवर्स वर शॉट। 1848 रिवोल्ट इन जर्मनी। जर्मनी में काफी सारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस एक साथ आते हैं इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट और वो डिसाइड करते हैं दैट दे शुड वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। 18 मई 1848 में 831 रिप्रेजेंटेटिव जिनको ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए इलेक्ट किया जाता है वो मार्च करते हैं इन अ फेस्टिव प्रोसेशन टू टेक देयर प्लेस इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। लेकिन उस टाइम जर्मनी में पार्लियामेंट के लिए कोई जगह नहीं थी, सो द पार्लियामेंट वाज कन्वेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। वहां पे वो एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं फॉर द जर्मन स्टेट जो हेड होगा बाय मोनार्की एंड वुड बी सब्जेक्टेड टू पार्लियामेंट। इन शॉर्ट वो चाहते थे कि जर्मनी एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की रहे। फिर जो डेप्यूटीज होते हैं वो इन कंडीशंस पे क्राउन ऑफर करते हैं टू फेडरिक विल्हेम फोर। फेडरिक विल्हेम फोर ये कंडीशंस को रिजेक्ट करता है एंड ही जॉइंस द अदर मोनार्की हु वर अपोजिंग दिस असेंबली। ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है कि व्हाई वुड अ मोनार्क वुड वांट टू लिमिट हिज ओन पावर्स। जो पार्लियामेंट होता है इट वाज डोमिनेटेड बाय मिडिल क्लास और जो मिडिल क्लास होती है इट वाज कॉन्टिन्यूसली रेजिस्टिंग द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिसंस। एंड में वर्कर्स और आर्टिसंस अपना सपोर्ट वापस ले लेते हैं इनसे। फाइनली ट्रूप्स को आर्मी को अंदर बुलाया जाता है और असेंबली को डिसबैंड कर दिया जाता है। दस हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस वाज अ फेल्ड अटेम्प्ट टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन इन जर्मनी। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ 1848 रिवोल्ट इन जर्मनी। अब मोनार्क्स को पता चल गया था कि ये रेवोल्यूशंस जो चल रहे हैं ये अब ऐसे कम नहीं होंगे, सो दे डिसाइडेड टू ग्रांट सम कंसेशंस। तो 1848 के बाद मोनार्क्स ने सेंट्रल ऑफ ईस्टर्न यूरोप के जो मोनार्क्स थे दे बिगेन टू इंट्रोड्यूस चेंजेस जो ऑलरेडी वेस्टर्न यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। सर्वडम और जो बॉन्डेड लेबर था इसको एबॉलिश कर दिया गया हैब्सबर्ग और रशिया में। और हैब्सबर्ग रूलर्स ने हंगेरियंस को ऑटोनॉमी ग्रांट की इन 1867। राइट्स ऑफ विमेन। विमेन को इक्वल राइट्स देने का टॉपिक वाज अ वेरी कंट्रोवर्शियल वन। विमेन ने पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई थी, न्यूज़पेपर्स बनाए थे, दे टुक पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग। लेकिन डिस्पाइट ऑल दिस उनको इक्वल राइट्स नहीं दिए जा रहे थे। फ्रैंकफर्ट के पार्लियामेंट के टाइम भी विमेन को अंदर आने दिया था नॉट टू पार्टिसिपेट बट ओनली एज स्पेक्टेटर्स इन द विजिटर्स गैलरी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का मतलब है जर्मनी की जो कन्फेडरेशन थी ऑफ 32 स्टेट्स की उनको यूनाइट करना इन अ सिंगल नेशन। जो लिबरल इनिशिएटिव था 1848 का उसको रिप्रेस कर दिया था मिलिट्री मोनार्की और लार्ज लैंड ओनर ऑफ प्रूशिया जिनको जंकर्स बोलते हैं। इसके बाद से प्रूशिया ने लीडरशिप ले ली टू यूनिफाई जर्मनी। जो जर्मन चीफ मिनिस्टर थे ओटो वैन बिस्मार्क वो पूरे यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस था उनके आर्किटेक्ट थे।
ये प्रोसेस कैरी किया था उन्होंने विद हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी और प्रूशियन ब्यूरोक्रेसी। 7 इयर्स में 3 वॉर्स हुई विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। 3 वॉर्स खत्म होने के बाद प्रूशिया की विक्ट्री हुई एंड इट कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ नेशन यूनिफिकेशन। जनवरी 1871 में विलियम वन किंग ऑफ प्रूशिया को प्रोक्लेम किया गया द एम्परर ऑफ यूनाइटेड जर्मनी, एक सेरेमनी में विच वाज हेल्ड एट वर्सलीज। यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली की पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की बहुत लंबी हिस्ट्री रही थी। इटली अलग अलग डायनेस्टिक स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड था। 1830s में गुजिपी मजीनी ने इटली को यूनिफाई करने का ट्राई किया था। फॉर दिस ही क्रिएटेड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। 1831 और 1848 में जो फेल रेवोल्यूशन हुए उसका मतलब था कि इटली को यूनिफाई करने की ड्यूटी अब सार्डिनिया पियोडमेंट अंडर किंग विक्टर इमानुअल के पास चली गई। जो चीफ मिनिस्टर कैवियर थे उन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया था। ही वॉज नीदर अ रेवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट। ही स्पोक फ्रेंच बेटर देन ही स्पोक इटालियन। इवन दो ही वॉज इटालियन, वो फ्रेंच लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी बोलते थे। इसका रीज़न ये था क्योंकि ही बिलोंग टू एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, और हमने पहले पढ़ा कि एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज यूज टू स्पीक फ्रेंच एज अ पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी। कैवियर ने एक अलायंस बनाई विद फ्रांस एंड दे रिजल्टेड इन डिफीटिंग ऑस्ट्रिया फोर्सेस इन 1859। काफी सारे आर्म्ड वॉलेंटियर्स जो थे गुजीपी गारबाल्डी की लीडरशिप के अंडर सदर्न इटली में गए और वहां पे पीजेंट्स का सपोर्ट जीत के आए। Thus, in 1861, Victor Emmanuel II was crowned the King of United Italy. यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। अभी तक हमने जर्मनी और इटली के केस में देखा कि एक नेशनलिस्ट मूवमेंट होती है, उसके बाद वॉर्स होती है और एंड में नेशन यूनिफाई हो जाता है। लेकिन ब्रिटेन का केस वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस। देयर वाज नो ब्रिटिश एम्पायर बिफोर 18th सेंचुरी। जो प्राइमरी आइडेंटिटीज थी लोगों की वो थी इंग्लिश, स्कॉट, आयरलैंड और वेल्श। जो 4 मेजर कंट्रीज थी वो थी इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स। लेकिन इंग्लिश एम्पायर पावर में ज्यादा ग्रो किया एंड इट वाज एबल टू एक्सटेंड इट कंट्रोल ओवर अदर कंट्रीज ऑफ द आइलैंड। इंग्लिश पार्लियामेंट ने अपने मोनार्क से पावर सीज कर ली थी इन 1688 और उसके बाद से इंग्लैंड बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक्ट ऑफ यूनियन हुआ था जिसमें ये दोनों कंट्रीज यूनाइट हो गई थी एंड दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। जो पार्लियामेंट था इट वाज डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश मेंबर्स। इसका मतलब था स्कॉटिश आइडेंटिटी सप्रेस हो गई। स्कॉटिश पीपल वर नॉट अलाउड टू वेयर देयर नेशनल कॉस्ट्यूम और टू स्पीक देयर नेशनल गैलिक लैंग्वेज। आयरलैंड के साथ भी ऐसा ही हुआ। आयरलैंड जो था इट वाज डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स जो हैं दे आर द टू ब्रांचेस ऑफ क्रिश्चियनिटी। आयरलैंड में कैथोलिक्स मेजॉरिटी में थे और प्रोटेस्टेंट्स माइनॉरिटी में थे। इंग्लैंड ने हेल्प किया द माइनॉरिटी प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड को टू क्रिएट देयर डोमिनेंस ओवर द कैथोलिक कंट्री। उसके बाद एक छोटा सा रिवोल्ट हुआ लेड बाय वुल्फटोन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन। उसके बाद आयरलैंड को भी फोर्सेबली इनकॉर्पोरेट कर दिया गया इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में। सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन को प्रमोट किया गया दैट वर द ब्रिटिश फ्लैग और द नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग। विजुअलाइजिंग नेशंस। जो 18th और 19th सेंचुरी के आर्टिस्ट थे उन्होंने नेशन को विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दिया गया। नेशंस को पर्सोनिफाई किया जाता था एज फीमेल फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया शी इज कॉल्ड भारत माता। फ्रांस में शी वॉज कॉल्ड क्रिस्टियन मेराइन। क्रिस्टियन मेराइन के जो फीचर्स थे दे वर ड्रॉन बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक। शी वॉज वेयरिंग अ रेड कैप, ट्राई कलर एंड अ कोकेड। जर्मनी में शी वॉज जर्मेनिया और जर्मेनिया यूज्ड टू वेयर अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स जिसका मतलब था हीरोइज्म एंड शी यूज्ड टू कैरी अ स्वॉर्ड जो स्ट्रेंथ को डिपिक्ट करता था। दिस इज जर्मेनिया, वी कैन सी द क्राउन ऑफ ओक लीव्स एंड शी इज कैरिंग अ स्वॉर्ड और जर्मनी का फ्लैग पकड़ा हुआ है। दिस इज क्रिस्टियन मेराइन, शी इज होल्डिंग द फ्रेंच ट्राई कलर फ्लैग एंड शी इज वेयरिंग द कैप ऑफ लिबर्टी। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। यूरोप में 1871 के बाद एक बहुत बड़ी नेशनल टेंशन हुई थी ड्यू टू एन एरिया कॉल्ड बाल्कन्स। बाल्कन्स का जो लार्ज पार्ट था इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। 19th सेंचुरी तक ऑटोमन एम्पायर ने ट्राई किया अपने आप को मॉडर्नाइजेशन से स्ट्रेंथन करने का, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। दे वर अनसक्सेसफुल। वन बाय वन बाल्कन के जो पार्ट्स थे इट ब्रोक अवे फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर और उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। हमने ग्रीक का केस स्टडी किया इन डिटेल की हाउ ग्रीक broke away from Ottoman Empire and declared its independence.
बाल्कन स्टेट एक दूसरे से बहुत ज्यादा जेलसी करते थे। वो चाहते थे कि हमारे पास दूसरी बाल्कन स्टेट से ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर पाए हम। जो यूरोपियन पावर थी, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया, वो भी बाल्कन स्टेट्स की पावर को इनकाउंटर करना चाहती थी। इसकी वजह से काफी सारी वॉर्स की सीरीज हो गई एंड फाइनली इट रिजल्टेड इन वर्ल्ड वॉर वन इन 1914। इसके साथ हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। थैंक यू।